मेरा नाम राकेश कुमार है सर। हम्म मैं पटना जिला का वासी हूँ। हम्म मैंने अपनी सर RRS कॉलेज मोकामा से किया सर। हम्म। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? ग्रेजुएशन सर मैंने इतिहास विषय से की है। अच्छा, इतिहास विषय से आपने किया, बहुत बढ़िया। और वैकल्पिक विषय आपका क्या है? LSW सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्यों ले आप इतिहास जैसे जीवंत विषय को छोड़ करके एलएसडब्ल्यू क्यों ले लिए? यस सर। क्यों लिया, इतिहास को सर क्यों छोड़ दिया? 56 हाँ हाँ। पहले सर सर मेन सब्जेक्ट में 2 विषय होते थे सर। हम्म उस दरमियान मैंने सर दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा। हम्म उसके बाद मुझे LSW में रुचि थी सर। हम्म। और इसके जो समग्रता में देखा जाए तो सर इसका मटेरियल भी अवेलेबल है, बेस्ट गाइडेंस भी है इसको। अच्छा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में इस दोनों सब्जेक्ट का क्या रेलिवेंसी? सर एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो है सर कि फर्स्ट पेपर में हमें लॉ पढ़ना होता है सर। हाँ हाँ। जैसे बहुत सारे जो है श्रम को रोकने के लिए सर कई हम्म। कानून है। मतलब दूसरा जो है सर समान कार्य समान वेतन महिलाओं के लिए भी कई ऐसे प्रावधान इसमें दिए गए हैं सर, बहुत बढ़िया, तो वेरी महिलाओं गुड। के विकास में। और तीसरा इसमें जैसे बिहार से संबंधित भी कई एक्ट है, जैसे बिहार दुकान प्रतिष्ठान, उसमें सर कई दुकान समय से खुलना या फिर जो है दुकान में कार्य कर रहे व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए सर वहाँ पे क्या प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करना सर वहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप एलएसडब्ल्यू लिए हैं तो सबसे पहले मैं एलएसडब्ल्यू से ही कुछ जानना चाहूँगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 आपने पढ़ा होगा। जी जी। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? एक तो सर अब उसको महिलाओं को जो है सर एक उनको छुट्टी दिया जाता है मैटरनिटी के दरमियान सर 26 सप्ताह के लिए। हाँ हाँ। दूसरा सर उनको जो है आर्थिक मदद भी दी जाती है नियोजक हम्म। के द्वारा। और अगर चिकित्सा से संबंधित अगर प्रावधान अगर नियोजक के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं सर, तो उन्हें चिकित्सा का जो है बोनस नहीं दिया जाता है। अगर चिकित्सा अवेलेबल नहीं करा जाते हैं तो उसके रूप में आर्थिक मदद दी जाती है सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बिहार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो आपने पढ़ा है, उसमें क्षतिपूर्ति किस स्थिति में दी जाती है? क्षतिपूर्ति सर दुर्घटना की स्थिति में दी जाती है या हाँ फिर हाँ। अपंगता की स्थिति में दी जाती है सर। अच्छा अच्छा, क्षतिपूर्ति देने का आधार क्या है? और क्षतिपूर्ति का सर एक मापन विधि होता है। हाँ हाँ। जिसके तहत जो है एक अपंगता और आंशिक अपंगता, पूर्ण अपंगता या फिर फैटल यानी मृत्यु भी अगर हो जाए सर, उस स्थिति में भी जो सर उसको क्षतिपूर्ति दी जाती है। अच्छा, उसके उसके मजदूरी दर और उसके आयु को देख करके भी दी जाती है क्या? जी जी सर, जी सर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी पूर्ण समूह के व्यक्ति है सर, उसको देख के भी दी जाती है। अच्छा, श्रमिक और संरक्षित श्रमिक क्या होता है? श्रमिक और सर एक तो असंगठित क्षेत्र में जितने भी कार्य करने वाले हैं सर उनको श्रमिक कहा जाता है। संरक्षित श्रमिक वो हुए सर जिनको नियोजक द्वारा श्रम संघ से कुछ सदस्यों को चुनकर उनको जो है संरक्षित श्रमिक के रूप में जो है ज्ञात किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, श्रम संघ के निर्माण के लिए कितना न्यूनतम सदस्य होना चाहिए? सर अभी तत्काल तो 100 श्रम होना चाहिए सर, 100 श्रम न्यूनतम। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रम संघ अधिनियम के मुख्य प्रोविजंस कौन कौन से हैं? कब आया था सबसे पहला ट्रेड यूनियन एक्ट, कब आया था? 1926 में आया था सर। अभी हाँ। मैं इसके प्रावधान को सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेबर कोड का नाम सुने होंगे, लेबर कोड। यस। तो क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है लेबर कोड का? लेबर कोड कई लेबर कोड सर सरकार के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है इसके संदर्भ में बात की जा रही है। ये जो है सर कि श्रम संहिता बनाया जा रहा है जिसमें कई सारे 44 विभिन्न कानून जो लेबर से संबंधित है उनको संगठित करके सर 4 समूह में बांटा गया है। और सर मतलब हमारे देश में कई कानून होने के कारण सर हमारे यहाँ निवेश नहीं आ पाते हैं। इन श्रम कानूनों को सर जो है सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जा रहा है। सिंप्लीफाई करने के दरमियान सर जो है और जो निवेश का आकर्षण बढ़ेगा, यही है सर इसकी महत्ता। अच्छा। दूसरी चीज है सर इसमें कि इसके सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधान को भी जो है सर इग्नोर नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया, भी सर सरकार के द्वारा एड्रेस किया गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रथम श्रम आयोग और दूसरे श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम श्रम आयोग सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, दूसरे श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर मैं दोनों को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, जी जी इस तीनों का से जुड़ी हुई दो योजना जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके विषय में बताइए, एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से। सर सामाजिक अगर सुरक्षा की बात की जाए तो अटल पेंशन योजना हो गया सर, जिसमें कि सर आंशिक रूप से योगदान देना होता है श्रमिक को भी। उसको सामाजिक सुरक्षा के रूप में सर हम कर्मचारी बीमा अधिनियम को भी ले सकते हैं सर। सामाजिक न्याय के लिए सर बिहार के जो है कई सारी योजनाएं चल रही है, जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो गया सर, या फिर सर बालिका से संबंधित जो कई सारी योजनाएं चला रही है, जैसे कि उनके मैट्रिक में प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण किया जाता है, या फिर पोशाक के लिए उनको दिया जाता है सर, अनुदान दिया जाता है। छात्रावास में रहने के लिए उनको जो है सर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण भी सर उसी से संदर्भित है। मैं विशेष रूप से सर इसको अंतर नहीं कर पा अच्छा, रहा। सामाजिक कोई बात नहीं है। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित है? सामाजिक न्याय तो सबसे पहले सर प्रियम्बल में है, जिसमें सर सामाजिक न्याय की संकल्पना की गई है प्रियम्बल में सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर सामाजिक न्याय संदर्भित सर आर्टिकल 16 में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। अन्य सब मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आपने जो अभी कहा सामाजिक न्याय प्रियम्बल में भी है। प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा? जी सर। प्रस्तावना याद है? पूर्णतः सर मैं कोशिश कर सकता हूँ सर उसको। आप पूर्णतः याद कर लेंगे। अच्छा, एक और बता सकते हैं तो कॉन्सेप्ट की चीज़ है प्रस्तावना की। मैं यदि आपको कहूँ कि आप आलोचना करें तो क्या क्या आलोचना करेंगे? प्रस्तावना के संदर्भ में क्या क्या आलोचना करेंगे आप? सर आप ही क्या है नहीं सकते? एक तो सर प्रस्तावना जो है सर इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको लागू नहीं किया जा सकता। पहली बात सर समर्थनीय नहीं है। दूसरा चीज है सर कि प्रस्तावना का आकार बेहद छोटा है, और उसको लेकर जो है कई बार सर न्यायिक व्याख्याएं की जाती है हमारे कानून में, उसमें भी थोड़ी असुविधा रहती है सर। चलिए ठीक है, ये दो संदर्भ है। अच्छा, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा गया? मूल अधिकार को मूल इसलिए कहा जाता है कि सर वो उसके बिना व्यक्ति का जो है जीवन अधूरा है। सर वो जो है व्यक्ति को अगर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, मूल अधिकार मानवाधिकार से कैसे भिन्नता रखती है? सर मूल अधिकार और मानवाधिकार अगर हम अंतर अगर करें सर, तो हम ये कह सकते हैं सर कि मूल अधिकार एक छोटी संकल्पना है मानवाधिकार के तुलना में। दूसरी बात सर कि मूल अधिकार मानव अधिकार सर मूल अधिकार, लेकिन मानवाधिकार को हम परिवर्तनीय रूप में नहीं जानते सर। उनके तीसरा कोर्ट में सर, सॉरी सर। नहीं ठीक है, आप एक आपने इतिहास भी पढ़ा है लंबे काल तक। इतिहास से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? क्यों पढ़ा आपने इतिहास और क्या प्रेरणा मिली? इतिहास के सभी संदर्भों को अगर देखा जाए सर, जैसे एंशिएंट काल को अगर देखा जाए तो एंशिएंट काल में सर मानव जीवन की शुरुआत की बात है सर। उसमें कैसे जो है मानव जीवन की शुरुआत होती है, कठिन परिस्थितियों में लोग किस प्रकार से जो है जीवन जीने के लिए आदी होते हैं, अपना जो है जीवन को जो है परिवर्तित करते हुए सर विकास करते हैं। मध्यकाल को अगर देखा जाए सर, तो मध्यकाल दो संस्कृतियों का मिलन है सर, जिसे इंडो इस्लामी, वहाँ पे कई जो है संस्कृति के रूप में हम सर कई कल्चर को देखते हैं। आधुनिक काल सर विकास का काल कहा जाता है, आधुनिक काल राष्ट्रवाद का काल कहा जाता है सर, सामाजिक सुधारों का काल कहा जाता है। तो ये हमें सर प्रेरित करता है। अच्छा, राष्ट्रवाद की जो सवेल्टन व्याख्या है वो क्या है?
और कौन कौन से हिस्टोरियन जो है सबाल्टर्न कॉन्सेप्ट से इतिहास लिखते थे? सर सबाल्टर्न व्याख्या सर एक तो है कि नया कॉन्सेप्ट है सर इतिहास में। राष्ट्रवाद दरअसल सर राष्ट्रवाद का विकास हुआ पहले राष्ट्रवादियों के द्वारा, जो साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ सर। तो उन्होंने सर राष्ट्रवाद की व्याख्या की, अपने संस्कृति को उभारा। उसी संदर्भ में सर हम जब आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक सुधार आया। दूसरी बात सर, उसके बाद मार्क्सवादी आए, उन्होंने अपनी व्याख्या की। नहीं, सबाल्टर्न का क्या है कॉन्सेप्ट? आप विषय आप प्रश्नों पे ही रहे। नीचे से प्रवृत्ति है सर, जैसे अपेक्षित वर्गों को जैसे राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, उनके भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। जैसे महिला का हो गया सर, दलित वर्ग से हो गया, उन्होंने इस चीज को उभारने का प्रयास किया गया सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपने ब्रिटिश भूकालीन भू व्यवस्था भी पढ़ा होगा? यस सर। भूमि व्यवस्था पढ़ा होगा, तो किस व्यवस्था से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? ब्रिटिश भू राजनीतिक व्यवस्था सर, भू आर्थिक व्यवस्था, भूमि आर्थिक व्यवस्था, भूमि नीति जो थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी। अगर सर लॉ एनफोर्समेंट की बात की जाए, कर वसूली की बात नहीं, तो मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ सर। लेकिन मैं अगर उसके प्रभावना की बात की जाए सर, तो मैं जो लैंड को जो सर रिकॉर्ड करने की जो प्रथा थी, उससे मैं प्रभावित हूँ। कौन से, किस बंदोबस्ती में, किस व्यवस्था में इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया, लैंड रिकॉर्ड? ये सर रैयतवारी में सर। अच्छा, रैयतवारी में लाया गया कि महलवारी में लाया गया? रैयतवारी में मेरे अनुसार सर। अच्छा, चलिए अच्छा, दोनों के बीच में क्या अंतर था? रैयतवारी और महलवारी के बीच में क्या अंतर था? महलवारी में सर, महलवारी व्यवस्था में एक पूरे महल को जो है कर के लिए चुना जाता था सर। रैयतवारी में सर पर्सनल जो है सर कर देते थे। और जैसे महलवारी व्यवस्था में अगर पूरे गांव के लोग अगर निश्चित कर या निश्चित दर को नहीं चुका पाते थे, तो उनके जो है मालिकाना समाप्त हो जाते थे। रैयतवारी में सर पर्सनल थे। अच्छा, मैं एक शब्द पूछना चाहूंगा आपसे, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद में क्या अंतर? सर उपनिवेशवाद एक तो आर्थिक संकल्पना के रूप में अगर देखा जाए सर, अभी हाल फिलहाल में जो उभर रहा है नव उपनिवेशवाद उसको कहा जा सकता है। उपनिवेशवाद था सर प्रत्यक्ष शासन के द्वारा सत्ता को स्थापित करना। अभी सर नव उपनिवेशवाद के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक पर निर्भरता को बढ़ावा देकर, जैसे सर अमेरिका जो है कई सारे लाभ देता है कर से संबंधित, या फिर चीन के पॉलिसी को लेकर अभी कहा जा सकता है सर, उसको सर नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जा सकती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट मेंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट मेंबर एसएन झा सर तैयार हैं? एसएन झा सर तैयार हैं? एसएन झा सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एसएन झा सर आपके लाइन पर है। यस सर। राकेश कुमार जी, आपने इतिहास विषय लिया स्नातक में, और श्रम एवं समाज कल्याण आपका वैकल्पिक विषय है बिहार लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए। जी सर। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी सामाजिक विधाएं हैं, जी जी सर, उसमें ये सबसे ज्यादा परिपूर्ण है। ये ऑल इंक्लूसिव सब्जेक्ट है। इसमें समाजशास्त्र भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें मनोविज्ञान भी है। सर कहा जाता है राकेश जी, हर व्यक्ति का इतिहास होता है, हर देश का इतिहास है, हर समाज का इतिहास है। जी सर। इतिहास को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया? एक तो सर जो कालांतर में जो सर भेदभाव हुए, जैसे जात पात को लेकर सर, उससे मुझे यह सीख मिली कि एक तो मैं निष्पक्षता का भाव रखूं लोगों के प्रति। दूसरा सर जो विकास से संबंधित जो हड़प्पा सभ्यता कालीन अगर देखा जाए सर विकास को, तो एक मनोबल मेरा ये भी बना कि विकास को जो है अनवरत रखने के लिए सर छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो जैसे सुरक्षा को लेके। तो एक इतिहास की मेरी ये भावना भी बनी सर कि जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए और चीन के संदर्भ में, तो हमें अपने सुरक्षा को जो है प्रबल बनाया जा सकता है।
ताकि कोई भी हमारे सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके। वही सर अगर मैं मध्यकाल में आता हूँ सर, तो दो संस्कृतियों के मिलन को अगर देखा जाए सर, तो वहाँ पे सर हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं सर। एक मेरे अंदर नर धर्म निष्ठा की भावना आई सर। आधुनिक काल में अगर देखा जाए सर, तो मैं कई विकास से संबंधित जैसे रेल, सड़क इत्यादि को अगर देखता हूँ सर, तो वहाँ से संबंधित जो सामाजिक विद्वेष के भाव था, रेल में एक साथ बैठने के प्रवृत्ति को, तो छुआछूत से संबंधित जो संदर्भ जो समाप्त होने की ऊपर आगे बढ़े, और अन्य भी कई सारे जो सामाजिक सुधार आंदोलन में सर अगर देखा जाए, तो महिला शिक्षा से संबंधित चीजें हैं सर, उसको बढ़ावा देने की मेरे अंदर प्रवृत्ति आई सर। ओके राकेश जी, वैदिक युग का जो श्रमिक है, यस सर, और मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास का जो श्रमिक है, सल्तनत और मुगल दोनों मिला करके, और औपनिवेशिक काल का जो श्रमिक है, इस तीनों में बुनियादी अंतर क्या है? एक तो सर अगर श्रमिक के रूप में अगर देखा जाए वैदिक काल के श्रमिक को सर, तो वो तो मुख्य रूप से सर पशु चारनिक संस्कृति थी। वहाँ पे श्रमिक का बहुत ज्यादा जो है सर कॉन्सेप्ट नहीं आया। वैदिक काल में तो कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति यस सर की सामने आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का प्रेरक तत्व था, वो तो कृषि उत्पादन था। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। यस सर। तो वहाँ पे सर कृषि श्रमिक थे सर। अगर मध्यकाल में देखा जाए सर, तो वहाँ पे कुशलता जिसे श्रमिक के रूप में अगर लिया जाए, तो सर जिसे सर कई जो श्रमिक जो इमारत का निर्माण करते थे, या फिर सर चित्रकारी में जो है कई प्रकार के जो है अगर उनको श्रमिक की संज्ञा दी जाए, तो वो एक प्रकार से कुशल या अति कुशल उसको कहा जा सकता है सर। आधुनिक काल में तो सर कई इंजीनियर्स वगैरह भी जो है हुए, जिनके पास सर शुरुआती काल में डिग्रियां नहीं थी, लेकिन सर जैसे कई परियोजनाओं में वो थे, तो उनको इस संदर्भ में देखा जा सकता है। सामाजिक विधान और श्रमिक विधान दोनों में क्या अंतर? सामाजिक विधान सर सभी लोगों के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए होता है सर, और श्रमिक विधान सर श्रमिकों के लिए स्पेशली बनाया जाता है सर। जैसे सामाजिक विधान में सर बच्चे हो गए सर, महिलाएं हो गई, उनसे विधान है जिसको कानून कहते हैं, जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, उसमें और जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथाएं हैं, इसमें बुनियादी अंतर क्या है? विधान में सर और कानून, जो कानून है, विधान का नाम कानून भी होता है, उसको विधायन कहिए, विधान कहिए, कानून कहिए, लॉ कहिए, क्योंकि हिंदी में 6 लाख कम से कम शब्द है, शब्द वैविध्य ज्यादा है, अंग्रेजी में शब्द कम है। अगर 10,000 वर्ड आप जानते हैं तो ये बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हो सकते हैं। उसको विधान कहिए, कानून कहिए, विधायन कहिए, प्रावधान कहिए, जो कहिए, लेकिन उसका एक नाम है लॉ, लेजिस्लेशन, और दूसरा है हमारा रीति रिवाज, प्रथा। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कस्टम्स, यूसेजेस। अंतर क्या? आप इतिहास के छात्र रहे हैं और LSW आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिल्कुल बुनियादी प्रश्न है। विधान सर एक तो है कि विधायिका के द्वारा पालन होना चाहिए, विधायिका के द्वारा पारित होना चाहिए सर। और सर अगर रीति रिवाज और प्रथाएं जो अगर कहा जाए काल से जो चली आ रही आधार है सर, बाद में भले कोई कानून बना दिया जाए, जैसे सर अस्पृश्यता से संबंधित सर, या सती प्रथा से संबंधित, तो झूठ नहीं काम में आता है। झूठ नहीं बोलना, ये हमारे परंपरा में है, रीति रिवाज में है, हमारी संस्कृति में है, या हमारे कानून में? सर एक तो परंपरा में भी है और सर कानून में भी है। जैसे कानून का जब शपथ दिलाया जाता है गवाह को संदर्भ में, तो गीता पे हाथ धर के रखा कसम खिलाया जाता है सर। या आप जो भी कहेंगे कानून समक्ष भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय तीनों शब्दावली को स्पष्ट करें। सामाजिक न्याय से संबंधित सर जैसे महिला से संबंधित अधिकार सर, शिक्षा से संबंधित अधिकार, अन्य यही हो गए सर। राजनीतिक अधिकार में सर जैसे चुनाव लड़ना, मत देना,
ये हो गए सर। और आर्थिक अधिकार में सर जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहुंचाई जा रही है उससे लाभान्वित होना, कहीं भी जो है सर जिसे आर्थिक रूप से जो है सर कहीं भी अपना व्यवसाय शुरू करना, ये सर जाएंगे सर आर्थिक न्याय में। राजनीतिक न्याय में, राजनीतिक न्याय में सर मत देने का अधिकार सर, चुनाव में चयन होने का अधिकार। भारतीय संविधान के किस प्रावधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट सर, मताधिकार का सर, सॉरी सर अभी ये रिकॉल नहीं कर पा। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यस सर। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को सबसे बड़ा पद नहीं बताया, प्रधानमंत्री को नहीं बताया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो सीएजी, सीएजी ऑफ इंडिया। यस सर। इसको अपॉइंट किया गया सीएजी, अभी सर मुझे याद, आज अपॉइंटमेंट हुआ। सॉरी सर वो आज रिकॉल नहीं सर। मोदी 1.0 में श्रमिक कानूनों को, जो 44 श्रमिक कानून है उसको 4 श्रमिक संहिता में बांटा गया। जी सर। मोदी 1.0 का मतलब पहला वर्जन 2014 से 2019 तक का जो वर्जन था उनका। यस सर। पहला कार्यकाल। वो जो 4 लेबर कोड बनाए गए वो कौन कौन से लेबर कोड? 4 सर, एक तो मजदूरी से संबंधित है सर, जिसमें सर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। दूसरा सर सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं उसको। अच्छा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो इसके आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। कहा गया कि अशोक के द्वारा जो प्रचलित, हमारे वर्तमान में जो प्रचलित श्रमिक कानून है उसकी जबरदस्त अवहेलना की गई। अशोक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा वायलेटर था। यस सर। उसने वायलेट किया, उसने ट्रेसपास किया। यस। उस बहुत काल का जो एक श्रमिक विधान को अनुपालन करने का जो प्रयास होता था वो नहीं हो पाया, बल्कि उसने वायलेट कर दिया, जानबूझ कर किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेशन था, अशोक ने किया। ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके दौरान ऐसा, जिसके उपरांत ऐसा कहा गया? सर बीच में आवाज कट गया था सर, एक बार थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर से सुनना चाहूंगा। ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया, और ये उल्लंघन उसने जानबूझ कर किया, और श्रमिक कानूनों का वो सबसे बड़ा वायलेटर था। ऐसी कौन सी घटना हुई अशोक के काल में जिसके कारण उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है? सर बहुत साधारण प्रश्न है, कॉमन सेंस द बेसिक फैक्ट है। अशोक ने एक ही युद्ध लड़ा था। यस सर। कलिंग का। यस सर। युद्ध के बाद जो युद्धबंदी थे उसको उसने किसी क्षेत्र में डाल दिया था, कृषि अर्थव्यवस्था। यस सर। बेगार का कॉन्सेप्ट, जी सर। फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट, जो अभी भारतीय संविधान में जिस पर पाबंदी लगाई है, इसके लिए कानून पास हो गया। यस। और उसके बदले में उसको उचित मजदूरी और कोई श्रमिक सुरक्षा नहीं दी जाती। अंतिम प्रश्न है, एक प्रश्न मैं और पूछ सकता हूँ, अंतिम प्रश्न है। यस। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, कानून का शासन है, हमारी न्यायपालिका काफी सजग है, मीडिया काफी मजबूत है। मीडिया के अलग अलग फॉर्मेट है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, या मीडिया का एक तरह से कहेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, मीडिया एक्सप्लोजन हुआ है। यस। 2 स्टेट है, एक है मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। यस सर। उसने कानून बना करके और अध्यादेश के माध्यम से कुछ श्रमिक कानूनों को लागू न करने की नियम या न करने की नीति को अपनाया है। लेबर लॉज को डाइल्यूट किया गया। जी सर। ऐसे क्यों किया गया? इसके पीछे क्या अर्थ है? एक तो सर जो स्टेट के द्वारा जो लॉजिक दिया गया सर कि वर्किंग आवर को जैसे बढ़ाया गया सर, महामारी के दरमियान सर, महामारी के दरमियान सर
जो कार्य के महामारी के दरमियान सर उत्पादन गतिविधि ठप हो गई थी और उत्पादन गतिविधि को बढ़ाने के लिए सर दिया गया। दूसरा सर अभी भारत में सर निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो सर स्टेट का लॉजिक था यूपी और एमपी का सर कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जिससे सर एग्जिट पॉलिसी हो गया या फिर सर जो सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रावधान दिए जाते हैं तो उनको लेके अन्य निवेशकों में हमेशा जो है सर डर एवं भय रहता है। इसको लेके सर जो है कई सारे सुधार जो है यूपी गवर्नमेंट ने किया। अंतिम छोटा सा प्रश्न है गोड अंतिम प्रश्न है, अशोक की जो धार्मिक नीति थी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की जो धार्मिक नीति या धार्मिक गतिविधि है और कल जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि भी रही कि उन्होंने रामलला के मंदिर का शिलान्यास भी किया, उसका निश्चय होगा जी सर। तो उन दोनों की धार्मिक नीति में आप क्या अंतर पाते हैं, अंतर क्या है दोनों? एक तो सर अशोक की जो धार्मिक नीति थी वो उच्च नैतिक आदर्शों से प्रेरित थी सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात की जाए सर तो उनकी जो है सर व्यवहारिक आदर्श नीति है सर। वो जो है सर सिखों के पास भी सर उतने ही प्रेरित होके जाते हैं सर उनके समारोह में शामिल होने के लिए। फिर अगर हाल फिलहाल में सर विदेश यात्रा पे गए थे तो यूएई की मस्जिदों में भी सर उतने ही प्रेरित होकर गए। तीसरी बात है सर कि हमारे यहाँ जो अभी अयोध्या में जो उद्घाटन समारोह हुआ मंदिर का वहाँ पे और अशोक सर एक विशेष जिसे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने सारे धर्मों को नकार दिया सर और उन्होंने धर्म की बात की तो वो पूर्णतः सेपरेशन एवं उच्च नैतिक आदर्श को उसमें गया सर। तो नजर में सर ये अंतर है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अन्य दूसरे माननीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय लेकर के आपसे चंद बातचीत होगी जो आपके व्यक्तित्व और आपके भाषागत पहलू है उसके बारे में आंकने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सब अच्छी बात। सबसे पहले तो आप अपने वरीयता क्रम के बारे में बताएं, सेवाओं की वरीयता क्रम क्या है आपका? सर मेरा प्रथम सर डीएसपी है सर, द्वितीय सर एसडीएम है, अच्छा, तृतीय सर रजिस्ट्रार है, फोर्थ में सर मैंने सीटीओ का चयन किया है सर। हमने सर अच्छी बात है। तो ये बताइए, अभी सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस है बड़ा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा बिहार और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस में काफ़ी ज़्यादा टकराव भी हुआ है इस मुद्दे। तो इस मुद्दे को आप किस रूप में अभी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये मसलन सर दो राज्यों के बीच का है और न्याय की जांच के लिए अधिकारिता क्षेत्र को लेके है सर। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार कह रही ये हमारे जांच का विषय है, बिहार सरकार ने भी जांच शुरू की तो ये एक विवाद का विषय बना है सर। तो मैं इस संदर्भ में देखता हूं सर कि इसे दो क्षेत्रों के बीच का विवाद न बना के एक सहयोग के रूप में देखा जाए, एक राज्य दूसरे को सहयोग करे और जो स्पष्टता से संबंधित इसकी जांच है वो की जाए सर। अच्छा, जब किसी केस को जब अपराध का जब इस तरह के लेवल पैमाने का होता है तो आमतौर से सीबीआई को सुनते हैं कि सीबीआई को केस दे दिया गया, तो फिर सीबीआई को किसी केस को देने का क्या मतलब होता है? सीबीआई ऐसा क्या काम करती है जो फिर स्टेट पुलिस नहीं कर पाती है? स्टेट पुलिस भी तो वही काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसका रिपोर्ट तैयार करेगी, ट्रायल करेगी, यही सब होता है ना प्रोसेस क्राइम में। तो सीबीआई भी यही करती है, तो सीबीआई फिर ऐसी क्या खास चीज़ करती है जो सीबीआई की बात होती है? हर हाई प्रोफाइल जो भी केस हो जाता है उसको लोग सीबीआई को कहते हैं कि सीबीआई को दे दो। तो सीबीआई के पास आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी है कि वह कन्विक्शन रेट ज़्यादा करेगा, सही कल्प्रिट को ही पकड़ लेता है या पकड़ लेगा? आपको क्या लगता है ऐसा, खासकर इस केस में अभी तक जो कुछ बातें सामने आई है? मेरे नज़र में सर सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सर, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि सर राज्य के पुलिसों से कई ज़्यादा इनकी क्षमता होती है सर। चाहे वो क्राइम का मूल्यांकन हो, तकनीकी रूप से दक्षता
सर तो सीबीआई स्पेशलाइज्ड है सर अच्छा। इस संदर्भ में, और यह मामला काफी पेचीदा लग रहा है कि आखिर ये आत्महत्या है या मर्डर है। और किसी राज्य से जुड़े होने का जो है होने के लिए सर किसी राज्य से यह जुड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यह राजनीति से भी प्रेरित है सर, तो इसकी निष्पक्षतापूर्ण सर जांच होनी बहुत जरूरी है सर। अच्छा, जैसे बाकी पुलिस स्टेट में पुलिस होती है, पुलिस थानों, तो पुलिस थाने की बात होती है कि पुलिस है तो भाई पुलिस के पास थाना होगा, तो सीबीआई भी तो पुलिसिंग एक तरह से पुलिसिंग चूँकि इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिसिंग तो डायरेक्ट उस तरह से नहीं करती है जैसे स्टेट पुलिस करती है, तो क्या सीबीआई के पास भी थाना होता है? सीबीआई के पास अपना कोई थाना होता है या लॉकअप? सर सीबीआई के पास तो लॉकअप शायद नहीं होता है। तो क्या होता है सर? सीबीआई जैसे किसी को पकड़ के रखती है तो फिर अपनी कस्टडी में जब रखती है तो कहाँ पे रखती है वो? सर हम इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? संगठित अपराध हम लोग कहते हैं कि संगठित अपराध है, तो संगठित अपराध जो है वो सामान्य अपराध से कैसे अंतर रखता है? किस तरह के अपराध संगठित अपराध होते हैं? सर संगठित अपराध सर कई समूहों के द्वारा मिलकर जो है किया जाता है सर। जैसे बहुत सारे जो है जैसे सर उसमें तकनीक का सहारा लिया जाता है, स्पेशलाइज्ड लोग जुड़े होते हैं सर। जैसे अगर हम कह सकते हैं सर कि जो मनी थेफ्ट होती है उसको संगठित अपराध श्रेणी में रखा जा सकता है सर। तो संगठित अपराध से निपटने के लिए क्या सामान्य कानून से निपटा जाता है कि उसके लिए कुछ अलग तरह के कानून बने हुए हैं? कानून सर संगठित अपराध से निपटने के लिए सभी के लिए सर सामान्य कानून का ही प्रयोग किया जाता है, एजेंसियां अलग अलग होती है सर। नहीं, मैं आपको बता दूं कि संगठित अपराध से निपटने के लिए हर राज्यों में अपने अपने विशेष कानून होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मकोका का नाम सुना? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मकोका, बहुत ही खतरनाक नाम लगता है सुनने में। तो महाराष्ट्र का, उसी तरह बिहार का, यूपी का भी, और दिल्ली जो है चूँकि यूटी अपना तो स्टेट है नहीं, तो वहाँ जो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं ना वो भी मकोका के अंडर में ही वहाँ पुलिस उसको चार्ज करती है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मैं अब आपसे कुछ इंटरनेशनल पूछता हूँ। बताइए, चाबहार पोर्ट का आपने नाम सुना होगा, अभी बड़ी चर्चा में है चाबहार। यस सर। क्या हो रहा है वहाँ पे ऐसा? उसमें भारत की क्या भूमिका है उसमें? अभी हाल फिलहाल को लेकर सर रेल लिंक को लेकर सर वो चर्चा में है कि चाबहार में जो है सर ईरान अपने रेल लिंक परियोजना जो पहले भारत के पास था अब उसे डेवलप कर रहा है सर खुद से। और ये सीपीएसई क्या है? चाहे सीपीएसई आप चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा? सर ये एक रास्ता है सर जिसके माध्यम से चीन जो है सेंट्रल एशिया के माध्यम से यूरोप तक जो है जाएगा। इस पे सर ट्रांसपोर्टेशन या कई आर्थिक गतिविधियां इस पे संपादित होंगी सर। तो ये पाकिस्तान के किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है? ये पाकिस्तान के पोर्ट से सर शायद ग्वादर बंदरगाह से शायद जुड़ा हुआ है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है पाकिस्तान में? पाकिस्तान सर कराची शहर में नीचे में है सर। क्या प्रोविंस कौन सा है उसका, पाकिस्तान का? सर कराची में है शायद सर। कराची में नहीं है, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो है उसका प्रोविंस है। ठीक है, थैंक यू। राकेश जी आप बने रहेंगे। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा। आप बिहार पुलिस सेवा में आना चाहते हैं? जी जी सर। आपकी आयु 25, 26, 27 साल की है। अभी तक आपने बिहार पुलिस प्रशासन में क्या अनुभव किया है? कहाँ पर समस्या है? 3 समस्या बताइए जहां आपने समस्या महसूस किया है जनता की नजरियों से। जनता की नज़र में सर एक तो सर जो पुलिस पब्लिक रिलेशन है वो थोड़ा सा सर वीक है हमारे बिहार स्टेट में सर। दूसरा सर अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस सर का जो सर तकनीकी क्षमता है अभी थोड़ा सा कम है सर।
यद्यपि कि सर बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से हम लोग दक्ष हुए हैं आधुनिक हथियार के संदर्भ में, लेकिन जैसे सर साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में अभी नहीं, कमजोर है। मैं जनता तो की लोगों को नज़रियों से जानना चाह रहा हूं कि आपने बिहार पुलिस सेवा में जनता की नज़रिए से कौन सी समस्या देखी है प्रथम दृष्टया में? मैं प्रशासक की या पुलिस अधिकारी के रूप में आपका समस्या नहीं पूछ रहा हूँ, आम जनता के रूप में क्या समस्या महसूस की है कि पुलिस में क्या समस्या है? आम जनता के रूप में अगर देखा जाए सर, तो बिहार में अभी भी सर पुलिस के प्रति मैं देख रहा हूँ सर थोड़ा सा नकारात्मक छवि रहती है। हाँ, कि पुलिस वाले सर क्रूर होते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से केस टैकल नहीं करते। अच्छा ठीक, एक दो। दूसरा सर कि सहयोगात्मक रवैया को लेके अगर कोई पुलिस वही नकारात्मक छवि में ही आ जाती है। दूसरा सर, जैसे पुलिस के पास लोग अपना एफआईआर लिखने जाते हैं सर, तो वो लिखने से थोड़ा सा परहेज करते हैं ताकि थाने का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा सर, जो अगर देखा जाए तीसरा संदर्भ सर पुलिस के संदर्भ में सर, तो कई जो है सर जैसे टेक्निकल इशू, जैसे उनके ट्रेनिंग प्रशिक्षण को लेके सर, या फिर फिजिकल मानदंड को लेके भी सर कई कमेंट जनता के मैं कहीं अंदर संगठनात्मक समस्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनता की नज़रियों से पूछ रहा हूँ। यस। आप कहेंगे ना कि बिहार की पुलिस जो है वो एक्टिव नहीं है, समय पर नहीं पहुँचती है, पीपुल ग्रीवांसेस को तवज्जो नहीं देती है। आपने कहा ना नकारात्मक छवि है, एफआईआर दर्ज नहीं करती, यही बात तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं समस्या आपको बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप डिप्टी एसपी बनते हैं, पुलिस आम जनता के इस नज़रियों को आप कैसे चेकआउट करने का प्रयास करिएगा? आपके पास कोई रोड मैप है? हाँ, आपके पास कोई रोड मैप है? कोई स्पेशलाइज्ड रोड मैप नहीं है सर, लेकिन मेरा मानना है कि सर मैं डिप्टी एसपी बन के एक पुलिस पब्लिक रिलेशन पहले स्टेबल करूंगा सर। विभिन्न सर व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके सर। दूसरा सर कि लोगों के समस्याओं को सर एड्रेस करना सर, और तीसरा जो है निरीक्षण कार्यालय को जो है सर बेहतर करूंगा सर, चाहे वह सीसीटीवी के संदर्भ में हो या फिर ऑनलाइन सुनवाई के संदर्भ में हो सर। इस तरीके से मैं काम करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट